गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वाति तोमर आप लोगों का स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस में। तो कैसे हैं सारे बच्चे, हाउ आर यू? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। और जो कल मैंने पढ़ाया था वो पढ़ के भी आए होंगे, है ना। क्योंकि जो मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया है कल के बच्चों को, वो शायद आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। और वो कन्फ्यूज़न इसीलिए है क्योंकि बायोलॉजी में जो टर्म्स होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, बायोलॉजी की टर्म्स कैसी रहती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड, मिलती जुलती होती हैं सारे टर्म्स। चाहे आप वो लघु बीजाणु जनन देख लीजिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका देख लीजिए, लघु बीजाणु देख लीजिए, या लघु बीजाणु धानी देख लीजिए, है ना। तो वो सारी की सारी टर्म्स, अब हर एक में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में लघु बीजाणु आ रहा है। तो बच्चे उस केस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको पढ़ के आना है ना। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तभी आपको पीछे की टर्म्स क्लियर होंगी, और अगर पीछे की टर्म्स क्लियर होंगी तभी आपको आगे की क्लास का अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो पहले दिन की क्लास में कराया जा रहा है आप उसको करके आए, आप उसको पढ़ के आए, ठीक है। बस मैंने आपको क्या बताया था, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 1 घंटे की क्लास लेनी है सिर्फ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद 20 मिनट आप उसको रिवाइज करेंगे। आप को टॉपर बनाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? हमारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप में से ही कोई ना कोई टॉपर हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तो आपको बस मेहनत करनी है। और एक और चीज होती है बायोलॉजी में, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट और क्या होता है, एक तो टर्म्स ही हैं वो आपको समझनी है, दूसरी चीज होती है डायग्राम। कल जैसे मैंने कुछ बच्चों का देखा था कि मैम डेफिनेशन करा दीजिए, प्रॉपर डेफिनेशन। हालांकि मैं आज प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, पर बायो में जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डायग्राम। और अगर जब तक आप वो डायग्राम नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है बेटा, बायो में आप कोई भी डायग्राम छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं किस किस के। हेलो, गुड इवनिंग। हर्षित चौधरी, मैम मेरी ड्राइंग गंदी है, मैम की भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। पर आप बायो में अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मेरी तो राइटिंग और डायग्राम दोनों ही मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खैर, और एक बार देख लेते हैं। डोली चौधरी, विराट सिंह, शिवम कुमार, खुशी शुक्ला, सोफिया त्यागी, हेलो बेटा, गुड इवनिंग, राम राम, श्वेता शर्मा, अमित। तो कैसे हैं आप लोग, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी क्लास में हो सकता है आज फर्स्ट टाइम जुड़े हों, तो उनको थोड़ा सा टाइम को लेके कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैं उन सारे बच्चों के लिए टाइम बता देती हूँ, ठीक है। और आपके भी जो फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों को क्लास की ज़रूरत है, जो बायो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या अकाउंट्स जो भी पढ़ना चाहते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड से, आप उनके साथ भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स वो क्लास लें, ठीक है। तो एक बार देखिए बेटा, शाम 4 बजे आपकी क्लास होती है मैथ्स की। उसके बाद आपकी शाम 5 बजे जो क्लास होती है वो होती है आपकी बायो की क्लास। बायो की क्लास जो अभी आपकी चल रही है शाम 5 से 6 बजे तक। उसके बाद रोहित सर आपकी क्लास लेते हैं, फिजिक्स की क्लास होती है जो शाम को 6 से 7 बजे तक। और उसी टाइम पे ये, क्योंकि कॉमर्स की क्लास है तो ये साइंस की क्लास है, तो साइंस वाले बच्चे अपनी फिजिक्स की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, सेम उसी टाइम पे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अकाउंट्स की क्लास होती है। और अकाउंट्स की क्लास का टाइम है शाम 6 से 7 बजे, जिसको जय मंगल सर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम 7 बजे से आपकी क्लास होती है जिसको अविनाश सर लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास है ये आपकी। अब चलिए, कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है
कि मैम पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें या पीडीएफ कहाँ से मिले। ठीक है, एक बात तो बेटा, जो आपकी 2 क्लासेस हुई हैं, जो दोनों डेमो क्लासेस हुई हैं जिनमें मैंने आपको शॉर्ट नोट कराया था, ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स के आपको पूरी डेफिनेशन मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर RWA ऐप, रोजगार विद अंकित ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उस पे आप लोग जब डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री कोर्स नजर आएगा। फ्री कोर्स में भी आप लोग जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको टॉप है, और टॉपर्स बैच पे यहाँ पे सारे टीचर्स की आइकन आपको दी गई है। जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उसी टीचर की आइकन पे क्लिक करके। ठीक है, जैसे अगर आपको मैथ्स का करना है तो आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे और वहां से आपका मैथ्स का पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, सिलेबस आप लोगों को पता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं, जनन में दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 2-3 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार आप मुझे फटाफट बता दीजिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहली क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने वहां पे सबसे पहले दिन की जो हमारी क्लास थी, हमने क्या पढ़ा था, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पुष्प की संरचना कैसी होती है। अब वहां से उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो नर जनन अंग यानी कि पुमंग, ठीक है, या पुंकेश्वर के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर जो नर युग्मक बनते हैं, ठीक है, नर युग्मक कैसे बनते हैं, हालांकि नर युग्मक कैसे बनते हैं वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें हमने लघु बीजाणु जनन तक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन पे कल हम लोग थे, और लघु बीजाणु जनन आपका पीडीएफ नहीं आ रहा है, अब है बेटा, पीडीएफ आ जाएगा, आज या कल में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ की आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिन लोगों को लग रहा है कि अभी पीडीएफ नहीं आ रहा है, वो 1 या 2 दिन वेट कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं लघु बीजाणु जनन। मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था, क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है। और लघु बीजाणु किससे बनता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि पोलन मदर सेल। ठीक, जो जिनको हम क्या कहते हैं, मदर सेल, जिनका कार्य क्या है, उनसे नई कोशिकाएं बनना, उनसे क्या बनना, उनसे लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होना। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कल हमने यही पढ़ा था कि जो लघु बीजाणु मात्र जनन सेल होती हैं, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर उससे लघु जनन चतुष्क बनता है। ठीक है, यानी कि 4 सेल्स बनती हैं जिनको हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, और उसी से लघु बीजाणु, और फिर वही परिपक्व होके उससे क्या बनता है, उससे बनता है प्रागन। क्या बनता है, उससे प्रागकण बनता है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रागकण की संरचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैंने आपको बताया था टेपिटम पे क्वेश्चन आ सकता है ना, टेपिटम का कार्य क्या होता है। उसके अलावा जो कल लेयर्स बन रही थी, लघु बीजाणु धानी के बाहर जो परत बनती हैं, वो कौन कौन सी परत बनती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं प्रागकण की संरचना कैसी होती है। ठीक, तो प्रागकण क्या है बेटा, प्रागकण एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है। अच्छा, पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी प्रागकण है क्या। आप सबने फूल देखा है, सभी ने देखा है ना, और फूल में आपने गुड़हल का फूल तो सबने देखा होगा, सबके यहाँ पे होगा। ठीक, अब जब आप गुड़हल का फूल लेते हैं तो उसके ऊपर एक येलो कलर का पाउडर सा आपको नजर आता है ना, कुछ पीला पीला सा नजर आता है। आपने उसको कभी लेके देखा है, तो जो वो येलो कलर का पाउडर होता है उसी में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं।
ठीक है, उसी के अंदर परागकण होते हैं, समझ में आ रहा है। और वो जो परागकण होते हैं पर वो इतने छोटे होते हैं क्योंकि वो तो माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप में जिनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक। माइक्रोस्कोप में इतना, क्योंकि वो इतना छोटा है, इतना छोटा, कितना छोटा है वो, पराग एक कोशिकीय संरचना है। पराग क्या है? पराग एक कोशिकीय संरचना है। एक कोशिकीय संरचना का मतलब क्या है? जो एक ही कोशिका से मिलके बना है, समझ में आया, जिसमें एक ही यूनिट, एक ही सेल होती है, ठीक। और क्या आपको कभी सेल दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना, क्योंकि सेल तो, कोशिका तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए परागकण भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पराग क्या है? परागकण क्या है? ये परागकण ही आएगा इसमें। परागकण एक कोशिकीय संरचना है, एक केंद्र की, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका परागकण है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होगा? एक केंद्र की, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही केंद्रक होता है इसके अंदर। और क्या होता है? ये अगुणित। अगुणित का मतलब क्या होता है? अगुणित का मतलब होता है हैप्लोइड। हैप्लोइड मतलब जिसके अंदर गुणसूत्र का नंबर आधा रह जाता है, या फिर जिसके अंदर गुणसूत्र का एक ही सेट होता है। जैसे कल हमने दो तरह का विभाजन पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था हमने, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? जहां पे क्रोमोसोम्स का नंबर, जहां पे गुणसूत्र का नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो जब क्रोमोसोम का नंबर, जब गुणसूत्र का नंबर आधा हो जाता है, तो हमारी सेल कैसी हो जाती है? हमारी कोशिका अगुणित हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपको याद आ रहा हो, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उसके अंदर क्या हुआ था? उसके अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ था, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था? अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ था। तो जब अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो उससे कैसी सेल बनेंगी? जो लघु बीजाणु बनेंगे वो हैप्लोइड बनेंगे, यानी कि वो अगुणित बनेंगे। जबकि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं वो कैसी होती हैं? वो द्विगुणित थी, ठीक है। वो कैसी थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित थी, यानी कि उनके अंदर क्रोमोसोम्स का डबल सेट था, जो गुणसूत्र थे उनका डबल सेट था। पर उसके अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ और उससे जो लघु बीजाणु बने वो कैसे बने थे? अगुणित बने थे, ठीक है। यानी कि जो लघु बीजाणु फिर परिपक्व हुए और परागण बना, तो परागण भी कैसा होगा? अगुणित होगा। और जितने भी युग्मक बनते हैं, जितने भी गैमेट्स बनते हैं, वो हमेशा याद रखना वो क्या था? वो हैप्लोइड होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। और गोल संरचना है ना। पोलन ग्रेन मैंने कैसा बनाया है? यहाँ पे पोलन ग्रेन को मैंने बनाया है गोल, ठीक है। यहाँ मैंने जो परागकण बनाया है उसकी संरचना कैसी है? उसकी संरचना है गोल, ठीक है। गोली नजर आ रही है ना आपको? कभी कभी एक क्वेश्चन के जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा परागकण किसका होता है या सबसे बड़ा परागकण किसका होता है। तो सबसे जो बड़ा परागकण होता है वो एक पौधा होता है जोस्टेरा, ठीक है। उसका सबसे बड़ा होता है जोस्टेरा का। और सबसे छोटा जो होता है वो मायोसोटस का होता है। मैं आपको एक बार दोनों पौधे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जोस्टेरा और ये मायोसोटिस, ठीक है, ये वाला। अब चलिए परागकण की हम लोग संरचना के बारे में एक बार देख लेते हैं कि परागकण क्या है। ये हमने अभी पढ़ा, पर परागकण की संरचना कैसी होती है, परागकण की संरचना के बारे में हम एक बार पढ़ते हैं। ये मान लीजिए ये आपका परागकण है, ठीक है। परागकण के बाहर 2 आवरण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण के बाहर 2 आवरण होते हैं, मतलब 2 लेयर्स होती हैं। अब आपको नजर आ रहा है जैसे ये परागकण है, ठीक है। और उसके बाहर मैंने क्या बनाए हैं? मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं, 2 आवरण बनाए हैं, ठीक है। परागकण में कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण होते हैं। और जो बाहर वाला आवरण होता है, जो बाहर की तरफ होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाह्य
आवरण, बाह्य चोल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं बाह्य चोल, ठीक है बेटा। बाह्य मतलब जो बाहर की तरफ होता है। तो परागकण में जो लेयर, जो आवरण सबसे पहले होता है, जो बाहर की तरफ होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बाह्य चोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर आपको इसके बाद अंदर एक और लेयर नजर आ रही होगी, एक और आवरण नजर आ रहा होगा। तो जो अंदर की तरफ होता है, जो अंदर वाला है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंतचोल, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंतचोल, यानी कि अंत मतलब जो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। जो बाहर की तरफ होगा उसको बाह्य चोल कहेंगे, और जो अंदर की तरफ होगा उसको अंतचोल कहेंगे, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल कैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है एज कंपेयर टू अंतचोल या फिर जो इनर लेयर होती है, ठीक है। तो जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैम प्लीज थोड़ा स्लोली बोलो, ठीक है। अनुज कुमार, थोड़ा स्लोली बोलूंगी, ठीक है। और हाँ, शिखा कश्यप, गुड, एंड यू मैम समझ नहीं आ रहा है। श्वेता मिश्रा, श्वेता मिश्रा क्या समझ नहीं आ रहा है बेटा, हम लोग परागकण की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए एक बार देखते हैं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। जो लघु बीजाणु बने थे, लघु बीजाणु से परिपक्व होके क्या बनता है, परागकण बनता है, ठीक है। क्या बनता है, परागकण बनता है। परागकण कैसा है, परागकण एक कोशिकीय संरचना होती है, बहुत छोटी होती है, जिसके अंदर एक केंद्रक होता है और अगुणित होती है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब हम पढ़ रहे हैं कि परागकण की संरचना कैसी है। तो परागकण के बाहर दो आवरण होते हैं, दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। परागकण के बाहर, परागकण जो है कितनी लेयर्स से मिलके बना होता है, दो लेयर्स से मिलके बना होता है। और वो जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से जो बाहर की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बाह्य चोल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बाह्य चोल बोलते हैं, या फिर इसको एक्साइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइन भी बोलते हैं। एक जो अंदर की तरफ दूसरी लेयर होती है, जो अंदर की तरफ होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अंतचोल या फिर इंटाइन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, इंटाइन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इंग्लिश में, एक्साइन, एक्स मतलब जब बाहर की तरफ, एग्जिट है ना। कहीं भी आप जब मॉल वॉल में जाते हो ना, सब लोग गए होंगे कितनी बार, कितने लोग गए हैं घूमने, जाते हो कि नहीं जाते सब लोग, है ना, जाते हैं ना सब लोग घूमने। चलिए ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जब आप बाहर घूमने जाते हैं, मॉल में जाएं या फिर कहीं भी, तो उसमें दो गेट होते हैं, है ना। एक गेट पे तो क्या लिखा होता है, एंटर, और दूसरे वाले गेट पे एग्जिट लिखा होता है। तो आप जब मॉल से बाहर आते हैं, कौन से गेट से बाहर आते हैं, जिसपे एग्जिट लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्साइन, यानी कि बाह्य, बाह्य मतलब बाहर की तरफ। तो जो लेयर बाहर की तरफ होती है उसको हम लोग बाह्य चोल या फिर एक्साइन कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर की तरफ, इन वर्ड कहाँ यूज करते हैं, अंदर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या फिर अंतःचोल या फिर इंटाइन कहते हैं उसको, ठीक। एक बार मैं आपको बता देती हूँ बाह्य चोल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं बाह्य चोल की या फिर एक्साइन की, ठीक है बेटा। तो जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल कैसा होता है, बाह्य चोल मोटा होता है, ठीक है। बाह्य चोल कैसा होता है, बाह्य चोल थोड़ा मोटा होता है अगर हम उसको इंटाइन से कंपेयर करें, ठीक है। और ये थोड़ा खुरदुरा भी होता है, ठीक है। अब जो दोनों के दोनों आवरण होते हैं, जो दोनों के दोनों चोल होते हैं, वो अलग अलग सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करती हूँ, हमारी सेल की बात अगर करती हूँ, जैसे हमारी सेल भी तो अलग अलग चीजों से मिलके
मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, लिपिड से मिलके बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। ऐसे जो परागकण है, परागकण किससे मिलके बना है, मतलब इसका जो बाह्य चोल है वो किस चीज का बना हुआ है, तो जो बाह्य चोल है वो बना हुआ है स्पोरोपोलिन। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अभी मार्क कर लेना है। समझ में आया? ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो आप मुझे बता दीजिए जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल किस चीज से मिलके बना होता है? बाह्य चोल जो बनता है वो स्पोरोपोलिन से बनता है। ठीक है, याद हो गया मेरे साथी? हो गया होगा अब तो आपको, किससे बनता है? स्पोरोपोलिन से बनता है। ठीक है, अब आप देखिए, लेकिन जो बाह्य चोल है, जो स्पोरोपोलिन होता है, स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता, जो टूटता नहीं है। अगर चाहे हम टेम्परेचर कितना भी हाई कर ले, ठीक है, चाहे पीएच में कितना भी वेरिएशन आ जाए, चाहे हम उसको कैसे भी केमिकल में रख लें, पर उसका जो स्पोरोपोलिन है, स्पोरोपोलिन अपघटित नहीं होगा, स्पोरोपोलिन नहीं टूटेगा। ठीक है बेटा, मैम इंग्लिश में भी बताइए। ठीक बेटा, बता रही हूं, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्साइन इंटाइन, परागकण को पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है। ठीक है, अब देखिए जो स्पोरोपोलिन है, स्पोरोपोलिन को हम लोग किसी भी केमिकल में किसी भी टेम्परेचर पे अपघटित नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ये इतना हार्ड सब्सटेंस होता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर तो नर युग्मक बनते हैं, फिर वो बाहर कैसे आते हैं? अब अगर कोई भी चीज इसको अपघटित नहीं कर सकती तो वो बाहर कैसे आएंगे इसमें से नर युग्मक? क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए मैं आपको बताती हूं कि वो बाहर कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो आपकी एक्साइन है, जो आपका बाह्य चोल है, इसमें क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बाह्य चोल पे क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये मैंने आपको क्या बना के दिखाया इस पे? ये छिद्र बनाए हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है छिद्र। और ये जो छिद्र हैं, इन छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? इन छिद्र को हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला जो छिद्र है इसको जनन छिद्र कहेंगे। ठीक है, ये जो बाह्य चोल में छिद्र हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको जनन छिद्र कहते हैं। मतलब कैसे, देखें मैं बताती हूं आपको। अब जो ये जनन छिद्र है, यहाँ पे क्या होता है? स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, मतलब इसके अंदर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता। ठीक है, जनन छिद्र पे स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। तो अब ये अनुपस्थित होता है, इसीलिए जब यहाँ से पोलन ग्रेन यानी कि जब परागकण उड़ के वर्तिका ग्रह पे जाएगा, मतलब किसी भी माध्यम से, चाहे वो वायु के माध्यम से हो, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, जब परागण होगा यहाँ पे, यानी कि जब पोलिनेशन होगा, तो उस टाइम जब ये वर्तिका ग्रह पे पहुंचेगा, ठीक है, परागकण, तो ये पोलन ट्यूब यानी कि परागनली बनती है यहाँ से, और उसी में से नर युग्मक पहुंच जाते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड तक। ठीक है, वो प्रोसेस लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक, अभी क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखिए दूसरा लेयर, दूसरी लेयर कौन सी है इसमें? दूसरी लेयर है एंटाइन लेयर। ठीक है, दूसरा आवरण है एंटाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतचोल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतचोल कहते हैं। और जो दूसरी लेयर होती है ये कैसी होती है? ये पतली होती है, कोमल झिल्ली जैसी सी होती है, और ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म यानी कि जो द्रव्य जीव भरा होता है उसके कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, और अब क्वेश्चन आता है, जैसे बाह्य चोल स्पोरोपोलिन से बनी होती है, ऐसे हमारा जो अंतत चोल है यानी कि जो एंटाइन लेयर है वो किस चीज से मिलके बनी होती है? ठीक है, वो किस चीज से मिलके बनी होती है? तो जो अंतत चोल होता है वो बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज से। किस चीज से मिलके बनी होती है एंटाइन लेयर? पेक्टोसेल्यूलोज, यानी कि पेक्टिन और सेल्यूलोज।
ठीक है। अब आपको, हाँ, ये नहीं है कि बोर्ड में जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपसे स्पोरोपोलिन के बारे में पूछे, उनकी मर्जी है, वो आपसे दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही याद रखनी है, दोनों ही पढ़नी है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ बच्चे बस ये मैम ने बताया था ये इंपॉर्टेंट है ये कर लेते हैं, है ना। वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बेटा बाद में भी करा देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको दोनों करनी है, ये भी और अंतःचोल यानी कि एंटाइन लेयर किससे बनी होती है वो भी। अब एक बार मेरे साथ बताएंगे आप लोग कौन कौन सी लेयर किस चीज से मिलके बनी होती है, कि आप लोग भूले तो नहीं है। चलिए देखते हैं। मुस्कान कुमारी गुड, दानिश 11th में हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटा, 11th की क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। जो लोग 11th में हैं वो लोग टेंशन मत लीजिए। मैम प्लीज़ हिंदी में भी बताइए। अखिलेश यादव, अच्छा हिंदी में बेटा, हिंदी में भी बोल रही हूँ, ठीक है। यूपी बोर्ड में 79 मतलब आप अपनी परसेंटेज बता रही हैं या आप अपनी आगे के लिए सोच के चल रही हैं। देखिए अगर आपने 79 सोची है ना तो आपकी 79 नहीं आएगी, अब कितनी आएगी, वो 89 कर दीजिए उसको, है ना, या 90 अबव कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे साथ मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप उसको 79 सोचिए ही नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो मैं आपसे क्या पूछ रही थी, वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दो। 94, हाँ वेरी गुड। 94 वाला बच्चा जो है, आपने बिल्कुल सही बोला। 94% के लिए आप लोग अपना तैयारी करिए, ठीक है। जो मैं क्लास में बोल रही हूँ उसको साथ साथ पढ़ना भी है और उसको रिवाइज भी करना है। हाँ वेरी गुड, 90% वाले बच्चे, साक्षी, आकृति सिंह, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए 95%, सुधा श्रीवास्तव, बिल्कुल बेटा, आप लोगों के 90 अबव ही आएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, उसमें कुछ मैं आप लोगों के साथ करूंगी और कुछ आपको करनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे, कि जो बाह्य चोल होता है वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है स्पोरोपोलिन से। और जो अंततः चोल होता है वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है पेक्टोसेलुलोज से, यानी कि पैक्टिन और सेलुलोज को मिलके बना होता है, ठीक है। नवीन, चलिए आपका भी बहुत अच्छा है, 94%, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपकी पोलन ग्रेन की। जो पोलन ग्रेन है यानी कि जो परागकण है, परागकण में मैंने आपको बताया था ये वाली जो बाहर की तरफ जो आपको लेयर नजर आ रही है, जो आवरण बाहर की तरफ है, क्या ये आपको पतला नजर आ रहा है या मोटा नजर आ रहा है अंदर वाले से? अगर अंदर वाले से कंपेयर करो इसको जरा, हाँ मोटा नजर आ रहा है ना, और थोड़ा खुरदुरा सा भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए, तो जो बाहर से मोटा भी है, खुरदुरा भी है, और जो बाहर की तरफ है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाह्य चोल, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? बाह्य चोल कहेंगे। अब देखिए आप अंदर की तरफ, है ना, जो अंदर वाली लेयर है वो तो क्या है, बिल्कुल बारीक है, तो उसके बाद जो लेयर है उसको क्या कहेंगे, अंतःचोल, ठीक है। अंतःचोल यानी कि एंटाइन लेयर। ये कायिक कोशिका और कायिक केंद्र की बात मैं अभी करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है, ये अभी डिस्कस नहीं किया है। और जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का मतलब यानी कि साइटोप्लाज्म, कॉपी पर लिख लें क्या मैम? पंकज कुमार, वैसे तो बेटा पीडीएफ दिया जाएगा, आप एक दिन या कल तक रुक जाइए, पीडीएफ मिलेगा, पर अगर आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, और बल्कि खुद के जो नोट्स होते हैं वो हमें और अच्छी तरह समझ आते हैं, और लास्ट टाइम में आपके एग्जाम टाइम में भी वो रिवीजन में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको मिलेगी।
चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव्य भरा होता है, और ये जो द्रव्य है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये परागकण है, हम इसके दोनों आवरण के बारे में पढ़ चुके। इसमें सेल देखिए, इसके अंदर जो कोशिका होती है, ठीक है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन यानी कि जहां पे गुणसूत्र का नंबर समान रहेगा, पर लेकिन ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक और नई कोशिका बनेगी, और उस कोशिका का नाम क्या होगा, उस कोशिका का नाम होगा जनन कोशिका। क्या नाम होगा, इसके अंदर जो दूसरी कोशिका बनेगी, जनन कोशिका। और एक जो ये एक्चुअली है दूसरी कोशिका है, जो दूसरी कोशिका है, दूसरी कोशिका का क्या नाम है, इसको कहेंगे कायिक कोशिका। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कायिक कोशिका, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कायिक कोशिका है। अब एक बार आप देखिए, यहाँ पे ये क्या है, एक कायिक कोशिका है, और कायिक कोशिका के अंदर ही क्या बनी है, जनन कोशिका बनी है। और जो जनन कोशिका है वो कहाँ पे तैर रही है, ये आपको, ये क्या है, इसका जीव द्रव्य था ना, है ना, कायिक कोशिका का, यानी कि जो परागकण था, परागकण के अंदर ये जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब ये दो सेल्स में टूट गया है, दो कोशिका में विभाजित हो गया है, जिसमें से एक कोशिका का नाम है जनन कोशिका, और जो दूसरी कोशिका है उसको कहेंगे कायिक कोशिका। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ जो परागकण है, परागकण में मैंने अभी क्या बोला आपको, कौन सा विभाजन होता है, परागकण में समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, और समसूत्री विभाजन से ये कितनी कोशिकाओं में टूटेगा, दो कोशिकाओं में टूटेगा। ठीक, और दो कोशिका कौन सी बनेंगी, एक तो बनेगी कायिक कोशिका, एक तो बनेगी कायिक कोशिका, और दूसरी बनेगी जनन कोशिका। ठीक है, जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका कैसी होती है, आकार में ये बड़ी होती है। एक बार यहाँ देखिए, इसमें से दोनों में से आपको कायिक बड़ी नजर आ रही है, ये जनन है ना, कायिक कोशिका बड़ी है, तो कायिक कोशिका का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और प्रारंभ में जो कायिक कोशिका होती है उसका केंद्रक यानी कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है और गोलाकार होता है, यानी कि गोल होता है, पर बाद में कैसा हो जाता है, अनियमित आकार, मतलब इरेगुलर शेप्ड। ठीक है, जिसकी कोई आकृति नहीं होती, जैसे अमीबा होता है। ठीक है, अमीबा सभी ने देखा होगा, अमीबा की कैसी शेप होती है, अनियमित आकार होता है। ठीक है, और जो कायिक कोशिका है ये कायिक है। ठीक है, जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका का कार्य क्या होता है, कायिक कोशिका का कार्य होता है परागनली का निर्माण करना। क्या होता है इसका, परागनली का निर्माण करना। जैसे आप देखिए एक बार, यहाँ ये बाह्य चोल है, बाह्य चोल पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छिद्र होते हैं कुछ। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। तो ये जो जनन छिद्र हैं, जनन छिद्र से क्या निकलती है, जनन छिद्र ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, परागनली के निर्माण के लिए। ठीक है, जब ये परागकण यहाँ से उड़ के कहाँ जाएगा, वर्तिका ग्रह पे जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, परागन कहेंगे। तो परागन के टाइम पे क्या होता है, परागनली बनती है। क्या बनेगा उसमें, परागनली बनेगी। ठीक है, तो जो परागनली बनती है वो कौन सी उससे बनती है, कौन सी कोशिका से बनती है, वो बनती है आपकी कायिक कोशिका से। ठीक है, अब देखिए जनन कोशिका, जनन कोशिका का आकार कैसा है, अगर इसको कायिक कोशिका से कंपेयर किया जाए तो इसका आकार कैसा होता है, ये छोटी होती है। ठीक है, दोनों सेल्स में देखिए ये वाली बड़ी है और कायिक कोशिका जनन कोशिका कैसी है, छोटी है।
ठीक है। तो जनन कोशिका छोटी होती है और इसके केंद्रक में विभाजन होकर क्या बनता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब आप एक बात देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं पूरा प्रोसेस हमने कहां से स्टार्ट की थी, पूरी प्रक्रिया के नर युग्मक कब बनेंगे, है ना। नर युग्मक पर अभी तक नहीं बने थे, लघु बीजाणु बने थे। कल लघु बीजाणु जनन पढ़ा जिसमें लघु बीजाणु बने और लघु बीजाणु परिपक्व होके परागकण बना और परागकण में अब क्या है, जब परागकण के अंदर विभाजन होता है तो दो तरह की सेल बनती है। ठीक है, परागकण के अंदर विभाजन से दो तरह की सेल बनी, एक कायिक कोशिका बनी और दूसरी जनन कोशिका बनी। तो जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है परागनली का निर्माण करना। ठीक है, तो कायिक कोशिका से क्या होता है, परागनली का निर्माण होता है और जो जनन कोशिका होती है जब उसके अंदर एक बार फिर विभाजन होता है तो उसके विभाजन से क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। क्लियर, ठीक है, इससे क्या बनता है, नर युग्मक। अब एक बार ये देखिए, बीजाणुभित्त, ठीक है, और युग्मकोद्भित्त क्या होता है। ठीक है, बीजाणुभित्त क्या होता है, बीजाणुभित्त का मतलब है अगर बीजाणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बीजाणुभित्त का मतलब क्या है, यानी कि अगर बीजाणु का निर्माण हो रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे, बीजाणुभित्त कहेंगे, जिसको इंग्लिश में स्पोरोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट भी कहते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्पोरोफाइट भी कहते हैं, स्पोरोफाइट भी कहते हैं। और जो ये है आपका युग्मकोद्भित्त, इसको क्या कहते हैं, इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक, अब आप एक बात देखें यहाँ पे, अगर बीजाणुभित्त क्या है, बीजाणु का निर्माण है, तो युग्मकोद्भित्त क्या होगा, जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा। क्या होगा, जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा, यानी कि जिसमें क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे और इसमें क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है बीजाणुभित्त जो है ये किससे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। कैसे बनता है, इसमें जो बीजाणु का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है और जो युग्मकोद्भित्त होता है ये कैसे बनता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। एक बार देखिए कैसे, अच्छा मैं बता रही हूं, यहां देखिए, जो आपके पास लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। ठीक है, जो आपके पास क्या थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। और उसी के अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो यहां क्या था आपके पास, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, क्या था आपके पास, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर जो हुआ, यहाँ पे विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन से अब यहाँ क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। बेटा जब लघु बीजाणु बनता है तो लघु बीजाणु के बाद परिपक्व होके अब इसमें क्या होगा, अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के बाद अब इससे क्या बन जाएंगे, अब इससे युग्मक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इससे युग्मक बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु बनते हैं और लघु बीजाणु से फिर क्या बनता है, आपका समसूत्री विभाजन होता है जिसमें आपका
गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब देखें, जो 60% से अधिक है ना, जो 60% से अधिक आवर्त बीजी पादपों के परागकण 2 कोशिकीय चरण पर झड़ते हैं। यानी कि 60% से ज्यादा जो है ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें परागकण जो है वो कब झड़ते हैं, 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। एक बार देख लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या था, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ये था आपका लघु बीजाणुधानी। यहाँ पे आपने एंथर के अंदर यानी कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी को बनाया है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अब क्या बना, यहाँ पे लघु बीजाणु बना। ठीक है, और जो लघु बीजाणु बनेगा वही मैच्योर होके, ठीक है, परिपक्व होके अब उससे क्या बन जाएगा, अब उससे परागकण बन जाएगा। और जो परागकण होता है, परागकण के अंदर ये 2 कोशिका होती हैं, ये मैंने इसको बाहर बना के दिखा दिया है आपको बड़ा करके। ठीक है, परागकण के अंदर एक कायिक कोशिका है और दूसरी जनन कोशिका है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो इसके अंदर यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, है ना। परागकण का क्या होना है, परागकण अब यहां से उड़ के, ठीक है, जो परागकोश है वहां से उड़ के वायु के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है, कहां पहुंचेगा, वर्तिका ग्रह, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ये क्या है आपका, वर्तिका ग्रह या स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, वर्तिका ग्रह। ठीक है, ये क्या कहां पहुंचा, वर्तिका ग्रह पे पहुंचा। अब जब ये यहां पहुंचेगा, पर यहां पहुंचने से पहले जो तुम्हारा परागकण है, परागकण के अंदर क्या होगा, परागकण के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन में ये क्या हो जाएगा, ये जो जनन कोशिका है, ठीक है, जनन कोशिका के अंदर अभी कितने केंद्रक होंगे, 1 केंद्रक होगा। तो जब ये यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ठीक है, यहां ट्रांसफर होगा, तो ये इसके अंदर अब कितने समसूत्री विभाजन से कितने केंद्रक बन चुके हैं, 2 केंद्रक बन चुके हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं इसके अंदर। ठीक, और ये क्या बन रही है इसके अंदर, परागनली। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जो जनन छिद्र के द्वारा बनती है। ठीक है, तो यहाँ समसूत्री विभाजन से इसके अंदर 2 केंद्रक बने, इसीलिए ये क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो 60% यानी कि जो 60% से ज्यादा आवर्त बीजी पादप जो होते हैं, उनके अंदर जो परागकण होता है वो कब झड़ता है, 2 कोशिकीय चरण पे झड़ता है। ठीक है, लेकिन जो 40% होती हैं, यानी कि जो बचे हुए 40% प्लांट्स जो हैं, उनके अंदर जो जनन होता है वो कैसे होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, पर ये समसूत्री विभाजन इसमें पहले ही हो चुका होता है। ठीक है, परागण से पहले ही हो चुका होता है, और इसमें तब ये 3 चरणीय यानी कि 2 नर युग्मक ऑलरेडी इसमें बन चुके होते हैं, और एक जो है इसका किसका न्यूक्लियस होता है, इसमें कायिक सेल का होता है। तो तब ये ट्रांसफर होता है। टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, एक बार देखें, यहाँ पे ये इसको ट्रांसफर करने से पहले यानी कि परागण से पहले ही, परागण यानी कि पॉलिनेशन से पहले ही इसके अंदर क्या हो चुका है, समसूत्री विभाजन हो चुका है। जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन हो चुका है, और उसी समसूत्री विभाजन की वजह से इसमें क्या बन चुके हैं, 2 केंद्रक बन चुके हैं, और 2 केंद्रक इसके और एक किसका, एक कायिक सेल का। ठीक है, अब इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 3 केंद्रक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो परागण होगा, ठीक है, जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, अब उसमें पॉलिनेशन के टाइम पे या परागण के टाइम पे कितने केंद्रक हैं, 3 केंद्रक हैं। ठीक है, अब कितने हैं इसके अंदर, 3 केंद्रक हैं। तो इसीलिए जो 40% प्रजातियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, परागण जो झड़ते हैं वो कब झड़ते हैं, 3 चरणीय यानी कि 2 नर युग्मक इसमें पहले ही बन चुके होते हैं। ठीक है,
अब देखिए पराग उत्पाद यानी कि पोलन प्रोडक्ट्स, ठीक है। पोलन को, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पराग से हम बहुत सारे उत्पाद भी बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागकण होते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत सारे पोषण ये प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भोज्य पूर्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, समझ में आया? क्योंकि ये न्यूट्रिटिव होता है, इसके अंदर पोषण होता है, ठीक है, ये पोषण देता है। इसीलिए इसको कैसे यूज किया जाता है? भोज्य पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफी पोषक तत्व मिलते हैं। कुछ लोग इसीलिए क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन है, परागकण की टैबलेट्स यानी कि गोलियां भी आती हैं, स्पेशली जो लोग प्लेयर्स होते हैं, जो भागने का काम करते हैं या जिनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो लोग पोलन ग्रेन की टैबलेट्स यानी कि परागकण की जो गोलियां होती हैं उसको भी लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये यूज हो गया इसका, ठीक। और क्या चीज बनाते हैं हम इससे? परागकण क्रीम बनाते हैं। परागकण क्रीम, जो परागकण क्रीम बनती है इसके अंदर क्या होता है? फैट होता है, ठीक है। और इसीलिए इससे क्या बनती है? क्रीम बनती है, क्योंकि वो हमें क्या करता है, अगर हम उस क्रीम को यूज करते हैं तो वो क्रीम हमें अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जो सूरज से आती है ना, हानिकारक किरणें, ठीक है, उनसे हमें बचाता है, ठीक है। किससे बचाता है? सूरज की हानिकारक किरणें यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो क्रीम हमें उससे बचाती है, ठीक। और दूसरा, ये हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा को कोमल रखने के काम भी आती है, ठीक है। अब देखिए और क्या है, बहुत सारी प्रजातियों के परागकण, कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी। अच्छा हाँ, ये देखिए आप लोग, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग गए है ना, और उनको फूल इतने पसंद होते हैं कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते, है ना, वो जाते हैं फूल को सूंघना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको फूल में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं। आप लोगों ने भी किया होगा कभी ना कभी, जब आप लोग कहीं शादी में या कहीं पे जाते हैं, जहाँ भी आपको फूल दिखाई दिए, आप उनको सूंघना शुरू कर देते हैं। पर लेकिन उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ लोगों को उन पोलन ग्रेन्स से क्या होती है? एलर्जी होती है, ठीक है। क्या होती है? एलर्जी होती है, जो बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जो दम्मा जैसी बीमारियां कर सकता है। जैसे इसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पार्थेनियम, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कैरेट ग्रास या गाजर घास भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको गाजर घास भी कहते हैं, पार्थेनियम। पार्थेनियम साइंटिफिक नेम है, और जो कॉमन नेम है इसका वो है गाजर घास, या फिर सफेद फूल का घास भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो ये होता है पार्थेनियम, सफेद रंग का फूल आता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एलर्जी कोज करता है बहुत सारे लोगों को, ठीक। तो पोलन ग्रेन्स हमेशा अच्छे ही नहीं होते, इसलिए आज के बाद कोई भी ऐसे नहीं कि बस हमें तो फूल में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और हमने तो सूंघना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए परागकण की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता यानी कि हम लोग उसके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से परागकण का कितना टाइम पीरियड होता है ना, वो कितने समय तक जिंदा रह सकता है, उसका वाइबिलिटी पीरियड क्या है, ठीक है, कितने टाइम तक वो जिंदा है, वाइबल है। समझ में आया? तो वो हम देखते हैं एक बार। बेटा जो परागकण है, परागकण की जो जीवन क्षमता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो, अच्छा आपको लग रहा होगा परागकण तो हमेशा ही जिंदा रहेंगे, है ना, ऐसा थोड़ा ही होता है। अच्छा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं, क्या वो हमेशा जिंदा रहती हैं? नहीं ना, हम सबका मतलब एक ना एक दिन सबकी डेथ होनी है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है ना। तो ऐसे ही जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो परागकण हैं, ठीक है, परागकण भी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, जीवित हैं, ठीक है, जीवित कोशिका है। तो उनका जो जीवन क्षमता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो तापमान और आर्द्रता पे डिपेंड करती है कि वहां का तापमान कितना है। अगर सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग तो वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो वो जल्दी उनका वायबिलिटी पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, और बेटा एक बात और, जिन लोगों का कोई डाउट रहता है, ठीक है, आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप लोग उसके लिए टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से टेलीग्राम को आपको डाउनलोड कर लेना है, और इस नीचे दिए गए लिंक पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रात 8 से 10 बजे तक का टाइम है, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसमें एक बार जो प्रागकण है, प्रागकण की जीवन क्षमता में हालांकि काफी विविधता है। विविधता मतलब डिफरेंस, वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि सारे पौधों का इक्वली है, मतलब सबका टाइम पीरियड सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि जिनका प्रागकण अभी निकला, और अगर उसको सही जगह मतलब वर्तिका ग्रह अगर मिल गया सेम प्लांट का, तो फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, निषेचन हो जाएगा। पर अगर उसको नहीं मिला तो वो अपनी वायबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब अब वो किसी काम के नहीं रहे, ठीक है, वो मृत समझ सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो उनकी वायबिलिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको बता रही हूं, इसका एग्जांपल है अनाज, ठीक है। अनाज में जैसे गेहूं और धान, ठीक है, गेहूं और धान के ऐसा प्रागन होते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो 30 मिनट में अपने वायबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। 30 मिनट के बाद अब ये फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, निषेचन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें महीनों तक, जिनको सालों तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन को पर हम लोग कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, पोलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं अगर जो पोलन बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो प्रागन बैंक्स होते हैं, वहां पे वो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, प्रागकण को स्टोर करके रखते हैं। और वो कहाँ पे मतलब किस में स्टोर करते हैं, वो स्टोर करते हैं द्रव्य नाइट्रोजन में, ठीक है। अगर हमें पोलन ग्रेन्स को, प्रागकण को स्टोर करना है तो हम लोग द्रव्य नाइट्रोजन यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पे पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं और कई वर्षों तक वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये वाला टॉपिक मादा जननांग के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, पर जो आज मैंने आपको कराया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रागकण का सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है, ठीक है। प्रागकण का बाहरी आवरण किसका बना होता है, एक तो ये है, और एक क्वेश्चन और है, प्राग बैंक में प्रागकणों को कई वर्षों तक किसमें संरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे, ठीक है बेटा। चलिए गुड इवनिंग, और कल की क्लास में पढ़ के आइएगा, ओके, थैंक यू। बेटा आप लोगों को अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, और ये दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप लोग वहाँ पे डायरेक्टली हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं रात 8 से 10 बजे के बीच, ठीक है। थैंक यू।